नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला उत्तराखंड के बुलेटिन है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की तरफ से जारी की गई लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट की। बता दें कि बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव को लेकर पहली सूची जारी कर दी गई है। इसमें उत्तराखंड के 3 प्रत्याशियों का नाम भी शामिल है। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने लगभग 195 नामों की घोषणा की है और इसमें उत्तराखंड की 3 सीटों पर अभी घोषणा की गई है, जबकि 2 सीटों पर घोषणा अगली लिस्ट में की जानी है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व में एक बार फिर से नैनीताल, अल्मोड़ा और टिहरी लोकसभा सीट पर अपने मौजूदा सांसदों को टिकट दिया है। नैनीताल से सांसद अजय भट्ट को दोबारा से नैनीताल का ही टिकट दिया गया है। वहीं टिहरी से मौजूदा सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह को एक बार फिर टिहरी का टिकट दिया गया है, जबकि अल्मोड़ा लोकसभा सीट से एक बार फिर से अजय टम्टा को ही बीजेपी ने टिकट दिया है और बाकी 2 सीटों पर बीजेपी आने वाली लिस्ट में चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बातें गए नियुक्ति पत्र की। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लोक सेवा आयोग की तरफ से चयनित नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक सेवा आयोग के नियुक्ति पत्र बांटे। बता दें कि सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में कारागार प्रशासन और सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की तरफ से चयनित 27 डिप्टी जेलरों और 285 बंदी रक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस प्रकार कुल 312 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन आप सभी लोगों के लिए काफी खुशी का दिन है, क्योंकि इस कड़ी में मेहनत और परिश्रम के बाद आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नवाचार को धरातल पर उतारने में युवाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। बात कर लेते हैं जोशीमठ की। बता दें कि उत्तराखंड का जोशीमठ एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, जहां कांग्रेस नेता के साथ साथ लोगों ने जोशीमठ के नजदीक ही विस्थापित करने की मांग की है। उत्तराखंड का जोशीमठ एक बार फिर से सुर्खियों में है। राज्य सरकार ने यहां 1200 घरों को डेंजर जोन में घोषित करते हुए लोगों को अपने घर खाली करने के लिए कहा है। इस संबंध में उत्तराखंड के आपदा सचिव ने रिपोर्ट भी जारी की है। तो वहीं इस रिपोर्ट पर बद्रीनाथ के कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने सवाल उठाया है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार से सवाल किया है कि अब यहां के लोग कहां जाएं। इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी और जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये तो कह दिया है कि 1200 घर डेंजर जोन में हैं, लेकिन अब तक धामी सरकार ने ये नहीं बताया है कि यहाँ के लोग अगर अपने मकान खाली करेंगे तो कहाँ जाएंगे। देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूछा कि सरकार के पास इन लोगों को विस्थापित करने और जोशीमठ को बचाने के लिए क्या योजना है। उन्होंने धामी सरकार से मांग की है कि यहाँ के लोग जोशीमठ से दूर जाकर खुश नहीं रह सकते। ऐसे में अगर विस्थापित करने की जरूरत है भी तो उन्हें जोशीमठ के आसपास ही कहीं बसाया जाए। देखिए, आपदा सचिव ने जोशीमठ में आकर के मीटिंग की और ये ऐलान कर दिया कि 1200 परिवार डेंजर जोन में आ गए। डेंजर जोन का मतलब है उनके मकान, जमीन सब भूस्खलन में है और वो स्थिर नहीं है और वो वहाँ पर रहने लायक नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि आपने डेंजर जोन तो घोषित कर दिया है, पर उनके पुनर्वास का, विस्थापन का क्या होगा, वो जाएंगे कहाँ? सरकार पहले तय करे, जो स्थान संघर्ष समिति ने दिए हुए हैं उन स्थानों पे वो हमारा रिहेबिलिटेशन करे, हमारा पुनर्वास करे और हमको उन सुरक्षित स्थानों पर जोशीमठ के आसपास ही बसाए। हम लोग जोशीमठ के लोग जोशीमठ से बाहर कहीं नहीं जाने वाले हैं। सरकार की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बमोत में चले जाएंगे या कहीं बाहर चले जाएंगे या जहां हाँकोगे वहां चले जाओगे। ये सरकार का डंडा नहीं है कि वो जहां हाँके। बात विकासनगर की कर लेते हैं, जहां पूर्व राज्य मंत्री रघुनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस से टिकट की मांग की है।
तो जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री रघुनाथ सिंह नेगी ने विकासनगर में एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी से आग्रह किया कि उन्हें टिहरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें टिहरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाती है तो वह टिहरी लोकसभा सीट से जीत दर्ज करेंगे और कांग्रेस की झोली में टिहरी लोकसभा सीट लेकर आएंगे। मोर्चा जिस तरह से लगातार जनता के हितों को लेकर के प्रदेश की जो मुखिया हैं, चाहे वरिष्ठ नौकर साहब, उनके खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के मुखर है, तो हम चाहते हैं जो देश और प्रदेश में तमाम जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं जो हमारे कांग्रेस जन है, जो कांग्रेसी हैं भाई, वो आवाज़ तो उठाना चाहते हैं, लेकिन अपरिहार्य कारणों से वो आवाज़ को दबाने का काम कहीं CBI ED तमाम इस माध्यम से किया जाता है। तो हमारा जन संघर्ष मोर्चा का यही कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी टिहरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से मुझे प्रत्याशी बनाए तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जो भ्रष्टाचार है, जनसंघर्ष मोर्चा भ्रष्टाचार से नहीं, हम सीधे भ्रष्टाचारियों से लड़ने का काम करते हैं, उन पर नकेल। बुलेटिन में बात उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस के महामंत्री, कांग्रेस के नेता नवीन जोशी धामी सरकार के मंत्रियों पर जमकर बरसे हैं। तो उत्तराखंड में कांग्रेस ने प्रदेश के मंत्रियों को अयोग्य करार दिया है। कांग्रेस ने प्रदेश के मंत्रियों पर जमकर निशाना भी साधा है। कांग्रेस का कहना है कि धामी सरकार के मंत्रियों को अपने विभागों की ठीक से जानकारी नहीं है, ऐसे में वो विकास कार्य कैसे कर सकते हैं और आम जनता की समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान धामी सरकार के मंत्रियों से जब सवाल पूछे गए तो वो बगल झांकते नजर आए। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्री से जब सवाल पूछा गया तो वो उनके बचाव में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को उतरना पड़ा, लेकिन उनके पास तब भी आंकड़े सही नहीं थे। इस तरह उन्होंने कैबिनेट मंत्री धन सिंह, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का भी जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे मंत्री जिनको अपने विभाग के बारे में ही जानकारी नहीं है और वैसे मंत्री अगर सरकार में होंगे तो इस राज्य का भला कैसे हो सकता है। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जब सदन के अंदर विभागीय मंत्री से विपक्ष सवाल पूछता है तो मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं होता है। दूसरे मंत्रियों को उनके बचाव के लिए आगे आना पड़ता है। जब पर्यटन मंत्री से पूछा गया उनके विभाग के बारे में, हमारे नेता यशपाल आर्य जी ने जब पूछा तो वो बगले झांकने लगे। प्रेमचंद अग्रवाल जी को उनके बचाव में आगे आना पड़ा, लेकिन आंकड़े वो भी नहीं दे पाए। रेखा आर्य जी से जब सवाल पूछा तब वो भी जवाब नहीं दे पाए। धन सिंह रावत जी से जब पूछा गया तो वो भी जवाब नहीं दे पाए। तो ये किस प्रकार के मंत्री प्रदेश के अंदर बनाए हैं, जिनको अपने विभाग के बारे में मालूम नहीं है, जिनको अपनी योजनाओं के बारे में नहीं मालूम है, जिनको अपनी सरकार के बारे में नहीं मालूम है क्या हमारा योजना रहेगी आगे। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर इस प्रकार के मंत्री राज्य में बनाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर राज्य का विकास तो बिल्कुल नहीं होगा और आने वाले समय में जो हमारी योजना है वो लोगों को नहीं पता चल पाएगी। इसलिए मंत्रियों को और उनके विधायकों के पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों को होमवर्क करके आना चाहिए और असली जो हकीकत है जनता के सामने आ सके। बुलेटिन में बात चक्राता की कर लेते हैं, जहां कैंट बोर्ड के खिलाफ स्थानीय लोगों और व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने मिलकर प्रदर्शन किया है। तो चक्राता कैंट बोर्ड के खिलाफ नाराज स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने चक्राता बाजार में प्रदर्शन कर बाजार को बंद रखा। चक्राता बाजार में जनता और व्यापारियों का कहना है कि कैंट बोर्ड की तरफ से आम जनता का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे उनकी तरफ से की गई अतिक्रमण की कार्रवाई से नाराज व्यापारियों और लोगों ने छावनी बाजार को बंद कर अपना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन जताया। साथ ही एक आक्रोश रैली भी निकाली गई। यहाँ कैंट रोड बोर्ड कार्यालय पर रैली निकाल कर पहुंचे लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। आज व्यापार मंडल द्वारा जो आज बंद करा गया, ये छावनी परिषद चक्राता के द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है व्यापारियों का, जिसमें कुछ प्रॉपर्टी तो छावनी परिषद की है, लोगों को रेंट पे दे रखी है, उसका बाकायदा किराया देते हैं, सारे जो उनके मानक है उसका पालन कर रहे हैं, समय समय पे जो भी पैसा निकलता है वो देता है कैंट बोर्ड को। बाकी यहाँ पे सीधा सीधा रिश्वतखोरी का खेल हो रहा है इस ऑफिस में। लोगों को आके परेशान करते हैं। जो भी दुकानदार है इनको जो पैसे देता है, सुविधा देता है, उसे तो कुछ नहीं बोलते। जो नहीं देता उसका कभी दुकान तोड़ने पहुंच जाते हैं, कभी खुद जो है किसी रूप में प्रताड़ित करते हैं। तो ये सब खेल चल रहा है यहाँ पर।
मेरा कहना सिर्फ इतना है कि मैं कैंट का किराएदार हूँ और ये कैंट की प्रॉपर्टी है और कैंट ने मुझे बना के दी थी। और जब मैं 1985 में इसमें किराएदारी में आया था, 1985 में मैं किराएदारी उस समय के बाद मैंने इसको सीओ साहब से प्रार्थना करी कि जगह थोड़ी कम है, उन्होंने मेरे को किराया बढ़ा के थोड़ी मेरे को बना के दी। और आज ये सीओ साहब कहते हैं कि यहाँ डीओ लैंड पे जितना अतिक्रमण है हटाया जा रहा है। तो कैंट में जितने भी डीओ द्वारा निर्माण, कैंट ने जो भी निर्माण किए वो डीओ लैंड पे किए हुए। तो कैंट खुद निर्माण करते हैं डीओ लैंड पे, उनके लिए कोई उसकी जरूरत नहीं होती अनुमति की। और आज जिनके लिए रोजगार बन गया उनके लिए उन्होंने आफत कर रखी है। और जिन यहाँ पे जो अतिक्रमण हो रहे हैं, जो जिन्होंने किए हुए हैं उनसे पैसे लेते हैं, उनको कुछ नहीं कहते। जो नहीं देता, अभी मैंने नहीं दिया, मेरे साथ तोड़फोड़ करी, भाई विवेक जी ने नहीं दिया, उनके साथ तो उनकी दुकान सील कर दी गई। यहाँ सिर्फ खुला खेल पैसों का है। बात रुड़की की कर लेते हैं, जहां लड़की की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। तो रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के कोटवाल आलमपुर गांव में मारपीट का मामला सामने आया है, जहां मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिलाओं के बीच मारपीट हो रही है। जानकारी के मुताबिक युवक और युवती की कुछ समय पहले ही शादी हुई थी, लेकिन लड़के पक्ष ने लड़की को रखने से मना कर दिया। वहीं लड़की जबरन लड़के के घर का गेट का ताला तोड़कर घर में घुसने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान लड़के के परिजनों और पड़ोसियों ने युवती के साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने पीड़िता महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी देहात ने कहा है कि जांच पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। झबरेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पति पत्नी के विवाद में पत्नी के द्वारा पति के घर में अनधिकृत प्रवेश करने की कोशिश की जा रही थी, जिससे क्षुब्ध होकर कुछ उनके परिजनों के द्वारा, पति के परिजनों के द्वारा उक्त महिला के साथ मारपीट की गई, जिस संबंध में पीड़िता की तहरीर पर अंतर्गत धारा 323, 504, 506 का अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधि कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं रुड़की की, जहां निर्माणाधीन सड़क का काम रोकने पर ग्रामीणों का गुस्सा देखने को मिला है। तो रुड़की के भंगेड़ी गांव में एक बार फिर से सेना और ग्रामीण आमने सामने आ गए हैं, जहां भंगेड़ी के मुख्य मार्ग पर निर्माणाधीन मार्ग का कार्य रोके जाने से नाराज लोग महाड़ी के पास ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान विधायक उमेश कुमार ने भी धरने पर बैठे ग्रामीणों का समर्थन किया और उनके साथ वो भी धरने पर बैठ गए। इस बीच मामले की सूचना सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को मिली, जहां पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहीं खानपुर विधायक उमेश कुमार भी मौके पर पहुंचे और सेना से उन्होंने बातचीत की। दरअसल पूरा मामला खंजरपुर गांव से गुजरने वाले भंगेड़ी गांव के रास्ते को लेकर है। ग्रामीणों का आरोप है कि सेना के अधिकारियों ने भंगेड़ी को जाने वाले रास्ते को बनाने से रोकने का प्रयास किया, जिसे लेकर सैकड़ों ग्रामीण धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि सेना के अधिकारी उनके आने जाने के सारे रास्ते बंद कर देना चाहते हैं और अगर ऐसा किया गया तो उन्होंने कहा है कि वो रुड़की तक का सफर फिर कैसे तय करेंगे, इसलिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। रास्ता भगेड़ी क्या नाम मिलिट्री वालों ने बंद कर दिया था, इसलिए हमने धरना दे रखा है। यहाँ हमारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, महिला भी जाते हैं, सब जाते हैं, आदमी नौकरी वाले भी जाते हैं, तो इसलिए हमने धरना दे रखा है। हमें रास्ता यही चाहिए, हमारा परंपरा से रास्ता खुला हुआ था। दूसरे रास्ते को भी बंद करते हैं, दुर्गा कॉलोनी जी इसको भी बंद कर रहे हैं जी। तो कहाँ को आ जाओगे आप लोग? जी तो ये बात बार खेल बना रखा ना इन्होंने। ये तो पहले से जब कभी अंग्रेज रहते थे उनके सामने से ही रास्ता खुला हुआ था। किस तरह की दिक्कत आ रही? दिक्कत हमारा कभी ये रोड नहीं बनने देते, जब भी हम इस रास्ते पे काम करते हैं तो जब भी रोड बंद कर देते हैं। बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता कानून लागू होने से पहले ही विवाह पंजीकरण की संख्या में अब इजाफा होने लगा है। पौड़ी में यूसीसी लागू होने से पहले इस साल अब तक 67 विवाह का पंजीकरण विवाह रजिस्ट्रार दफ्तर में दंपत्ति करा चुके हैं, जबकि पिछले साल बेहद ही कम दंपत्ति विवाह पंजीकरण के लिए यहां पहुंचा करते थे। सब रजिस्ट्रार ने जानकारी देते हुए बताया कि यूसीसी के प्रति लोगों में जागरूकता आ रही है। यही वजह है कि दंपत्ति विवाह का पंजीकरण अब तत्काल ही करने लोग लगे हैं। दरअसल यूसीसी के ड्राफ्ट में विवाह पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। ऐसे में इस कानून के लागू होने से पहले ही विवाह पंजीकरण के लिए दंपत्ति सब रजिस्ट्रार दफ्तर पहुंच रहे हैं।
यूसीसी का ड्राफ्ट जो है इस सदन में पास होने से विवाहों के पंजीकरण की संख्या में इजाफा हुआ है एवं इससे जनता भी जागरूक हुई है। वर्ष 2024 में अब तक 67 विवाहों का पंजीकरण किया जा चुका है। प्रतिदिन हमारे कार्यालय में नए विवाहों का पंजीकरण किया जा रहा है। आगे भी इसमें ये अनुमान है कि इसमें जो इनकी संख्या है इसमें। बुलेटिन में बात मसूरी की कर लेते हैं, जहां अस्पतालों में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस अभियान के तहत मरीजों को मतदान को लेकर जानकारी दी जा रही है। तो मसूरी में उप जिला चिकित्सालय सहित जिले के सभी अस्पतालों में मरीजों के पर्चे पर मोहर लगाकर आगामी लोकसभा चुनाव में 100% मतदान किए जाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जहां अभियान के तहत मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर स्लोगन और बैनर पोस्टर भी अस्पताल परिसर में लगाए गए हैं। मसूरी उप जिला चिकित्सालय के CMS डॉक्टर यतेंद्र सिंह ने बताया है कि सभी अस्पतालों में शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। वहीं व्यक्तिगत तौर पर जनसंपर्क को लेकर आशा और बाकी स्वास्थ्य कर्मियों को घर घर जाकर मतदान करने के लिए कहा गया है। साथ ही युवाओं को वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। जी, शासन से और CMO साहब से हमें जो आदेश मिला है उसके अनुपालन में हम लोग प्रत्येक मरीज को हर एक चिकित्सक अपनी OPD से और बोल रहे हैं कि मतदान करना ज़रूरी है और हर एक को मतदान में अपना मतदान करना चाहिए। और OPD में हमने स्टैम्प भी बनाई हुई है और एडवर्टाइजमेंट्स भी कर रहे हैं और प्रत्येक दिन प्रत्येक चिकित्सक हर मरीज को ये बता रहे हैं कि भाई मतदान करना ज़रूरी है और आपको इसमें भाग लेना चाहिए। जी, बात तो देहरादून की कर लेते हैं, जहां नाबालिग युवती की हत्या मामले में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। तो देहरादून रेसकोर्स में एक फ्लैट के हाउस हेल्पर का काम करने वाली नाबालिग लड़की की मौत का मामला सामने आया था और अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अभिषेक लूथरा और ड्राइवर राजीव कुमार को बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने फ्लैट मालिक अभिषेक लूथरा और ड्राइवर राजीव कुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। SSP अजय सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी दून के रेसकोर्स स्थित विधायक हॉस्टल के पास पुरानी कार खरीदने बेचने वाले कारोबारी अभिषेक लूथरा का फ्लैट है। अभिषेक लूथरा ने करीब 4 महीने पहले धर्मपुर क्षेत्र की ही बस्ती में रहने वाली 15 साल की किशोरी को फ्लैट में साफ सफाई के लिए काम पे रखा था। देहरादून के SSP अजय सिंह ने बताया है कि पोस्टमार्टम लड़की की रिपोर्ट में मौत फंदे से लटकने की वजह से आई है और मृतका के साथ रेप और मारपीट जैसी घटनाओं की पुष्टि नहीं हुई है। से पोस्टमार्टम कराया गया। इसमें 3 डॉक्टर थे, एक महिला डॉक्टर और 2 पुरुष डॉक्टर्स के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन और डॉक्टरों के बयान के बाद इसमें स्पष्ट हुआ कि जो बिटिया थी वो कहीं उसके कोई इंजरी मार्क्स नहीं थे, कोई सेक्सुअल असॉल्ट की बात जो बात आ रही थी वो भी कहीं से नहीं थे और कहीं भी मारपीट या ऐसे कोई इसके निशान नहीं पाए गए। लेकिन जो तहरीर जो प्राप्त हुई थी पीड़ित पक्ष की तरफ से, उस पर तत्काल उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा 302 और अन्य जो धाराएं बनती थी उस पर दर्ज कर लिया गया था। देर रात्रि PM रिपोर्ट के अवलोकन और डॉक्टरों के बयान के बाद स्थिति स्पष्ट हुई कि इसमें इस तरह का सेक्सुअल असॉल्ट और कोई हत्या करने की बात प्रकाश में नहीं आई। लेकिन जो वहाँ के CCTV फुटेज और अन्य चीजों को साक्ष्यों को संकलित किया गया तो उसके आधार पर इसमें धारा 305, 342 और 120 भी और बाल श्रम अधिनियम के तहत जो है इसमें 2 लोग को इसमें गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक अभिषेक लूथरा और दूसरा उनका ड्राइवर है राजीव। इनकी संलिप्तता इसमें पाई गई कि उनके इस कृत्य से जो घर में जो उन्होंने उसका हैरेसमेंट किया था उसके कारण जो है कहीं ना कहीं उसके द्वारा आत्महत्या की गई हो। उन धाराओं में खंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।